नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले हल्द्वानी से खबर, जहां पर बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो कारों में सवार दो लड़के बीच रोड पर हुड़दंग करते हुए नजर आए। वीडियो मंगलवार रात का है, जब दो स्कूटी सवार लड़कियां मुखानी रोड से गुजर रही थी। दोनों लड़कियों को देखते ही कार सवार लड़के उनका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। कुछ लड़के तो कार से बाहर लटककर अजीबोगरीब हरकत भी करने लगे। साथ ही स्कूटी सवार लड़कियों को कमेंट पास करने लगे। लड़कियों ने लड़कों की इस वाहियात हरकत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने दो कारों में सवार 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जबकि पकड़े गए सभी बालिग लड़के देश के अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं, लेकिन मंगलवार रात उनके सिर शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि वो बीच रोड लड़कियों को छेड़ते दिखाई दिए। दोनों वाहनों में सवार जो लड़के थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसमें नैनीताल पुलिस ऐसे उड़दंगियों को साफ संदेश देना चाहती है कि इस तरीके से महिलाओं को परेशान करने वाले या शहर में इस तरीके का माहौल पैदा करने वाले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भी भेजेगी। म्यांमार में साइबर स्लेवरी बना विधान गौतम आखिरकार अपने घर पहुंच गया। विधान गौतम को म्यांमार में साइबर अपराधियों ने बनाया था बंधक, जिससे देश में साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे सके। विधान गौतम जैसे कई युवा आज भी इन साइबर अपराधियों के चंगुल में हैं, जिनको विदेशी साइबर फ्रॉड ने नौकरी के नाम पर पहले बैंकॉक बुलाया और फिर वहां से म्यांमार ले जाकर साइबर अपराध की दुनिया में झोंक दिया। जिन्होंने अपराधियों के कहने पर काम किया तो ठीक, वरना सभी बंदियों को टॉर्चर करते थे। इसी साल 21 मई को विधान गौतम भी नौकरी के लिए निकला था बैंकॉक, जहां पर विधान गौतम सहित कई लोगों को बंधक बनाकर साथ ही उनके साथ मारपीट कर उनसे साइबर फ्रॉड का काम करवाया जा रहा था। विधान गौतम देहरादून के रायवाला क्षेत्र के रहने वाले हैं और साइबर अपराधियों के चंगुल से वो फरार होकर अपने घर अब वापस पहुंचे हैं। करीब 3 महीने तक साइबर अपराधियों के टॉर्चर को ये व्यक्ति यानी कि विधान गौतम झेलता रहा। बातचीत करने के लिए सतेंद्र वर्तवाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, किस तरह से साइबर ठगों के झांसे में आया, किस तरह से बैंकॉक से म्यांमार ये व्यक्ति पहुंचा और आप ये क्या बता रहा है, क्या कुछ हुआ इसके साथ? बिल्कुल नीलू, क्योंकि विधान गौतम जो कि रायवाला का रहने वाला है, इसे नौकरी का झांसा दिया गया था कि नौकरी इनकी बैंकॉक में लगेगी, जिसको लेकर विधान और विधान का जो परिवार है काफी खुश था कि बैंकॉक में वो निकल रहा है। 21 मई को विधान अपने घर से निकला था और नौकरी के लिए बैंकॉक के लिए, लेकिन जैसे ही वो बैंकॉक पहुंचा तो वहां बताया जा रहा है कि बैंकॉक से इसे म्यांमार लेके गए और म्यांमार में इनको साइबर फ्रॉड के लिए इनको चुना गया। तो ये भी जानकारी मिल रही कि विधान जैसे अभी भी करीब 200 से ज्यादा लोग अभी भी वहां फंसे हैं, जो साइबर अपराधी है वो सब उनको इसलिए उनका यूज करते हैं कि उनको उनसे देश में अलग अलग जगहों पे उनसे साइबर ठगी करवाई जाए। जी, तो क्या अब जो वहां लोग फंसे हुए हैं, जो भारत के हैं, क्या उनको लाने के लिए किसी तरह की पहल की जा रही है? सतेंद्र, कुछ इस बारे में जानकारी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही थी। केंद्र सरकार ने पहले भी इसके जब विधान के जो परिजन हैं वो यहाँ पे उत्तराखंड के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले थे, साथ ही कई मंत्रियों से मिले थे, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द विधान को वहां से निकलवाएंगे। और ये भी जानकारी मिली कि उत्तराखंड के भी करीब 50 से ज्यादा लोग अभी भी वहाँ फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए हर प्रकार के सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सतेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब बात करते हैं बारिश बनी आफत और किस तरह से मंत्री जी का घर बन गया तालाब। देहरादून में हुई बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया। राज्य सरकार में मंत्री गणेश जोशी के घर भी पानी घुस गया। गणेश जोशी के घर के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गणेश जोशी के घर की हम दिखा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी का घर तालाब बन चुका है, जिसमें घर के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक में पानी घुस गया।
चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद जल भराव की खबरें जगह जगह से आ रही हैं। साथ ही कई जगहों पर इस वक्त घरों में पानी घुसा हुआ है। गणेश जोशी के घर में पानी कितना घुसा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं जब पॉश एरिया का ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल देहरादून के होगा इस बारिश के बाद। तो मंत्री जी का घर है। बारिश कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है देहरादून में, और इस बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम से लेकर कमरे तक गणेश जोशी के घर के अंदर तक पानी घुस आया। हालांकि कोशिश की जा रही है कि अब वहां से पानी निकाला जाए, लेकिन कमोवेश ऐसी हालत हर जगह पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मंत्री गणेश जोशी के घर के अंदर की। तो कल देर शाम के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों सहित राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाके लबालब भर गए। लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी, पटेल नगर, खुडबुडा समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति थी और जलभराव के चलते कई जगहों पर जाम जैसे हालात भी दिखाई दिए। वहीं पुलिस देर रात से ही लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी और अगर जरूरी ना हो तो बाहर न निकलने की चेतावनी दे रही है। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर नेहरू कॉलोनी इलाके में बरसाती नाले में एक स्कूटी सवार बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस स्कूटी सवार की अब तलाश कर रही है। राम प्रसाद बडोनी दुधली से देहरादून की तरफ जा रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। देर रात तेज बारिश में बरसाती नाले उफान पर हैं और कल एक स्कूटी सवार इसी बरसाती नाले में बह गया, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। तो सभी को अवगत कराया जा रहा है। और अब पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर मुंसियारी में मिलम रोड पर ररगाड़ी पुल के पास अचानक पानी बढ़ गया। यहां पर पानी के साथ साथ एकाएक बड़े बड़े बोल्डर्स भी बहने लगे, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई। ऊपरी इलाके में तेज बारिश होने से इन इलाकों में नाले भी भयानक रूप से बह रहे हैं। लोगों के अलर्ट रहने के कारण कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन नाले ने जिस तरह से तांडव मचाया उससे हर कोई हैरान है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे नलूणा के पास पहाड़ी से पत्थर आने के बाद सुबह से बंद है। बारिश के बाद पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है। इससे सुबह से ही यात्री फंसे हुए हैं। सूचना के बाद बीआरओ की मशीन मौके पर रवाना कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके। और देर रात दुगड्डा क्षेत्र में हुई बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति है, जिसके बाद सड़क जगह जगह पर बंद हो चुकी है, जिसके चलते यात्री दुगड्डा और कोटद्वार में फंसे हुए हैं। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर दुर्गा मंदिर के पास भूस्खलन होने से पौड़ी समेत लैंडस्लाइड का कोटद्वार से सीधा संपर्क कर चुका है, जिससे अब यात्री बेहद परेशान है। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। चकराता में कालसी ब्लॉक के ककाड़ी गांव में 2 छानियों में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैलों की मौत हो गई। पशुपालकों का कहना है कि छानी के पास आकाशीय बिजली गिरने के निशान भी है। उधर राजस्व विभाग का कहना है कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। पहाड़ों में देर रात से ही मौसम बदला है। चमोली में कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में भी लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद पहाड़ों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब बारिश आती है अपने साथ ढेरों आफत लेकर आती है। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुआ है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन ने ड्रोन कैमरे से भूस्खलन जोन की तस्वीरें ली है। वहीं एक टेक्निकल टीम भी इस क्षेत्र के सर्वे के लिए भेज दी गई है। बीती रात वरुणावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर गए और वहां से भागने लगे। वहीं जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षा देकर बाहर निकाला। आपको बता दें कि साल 2003 में वरुणावत पर्वत से लगातार 1 महीने तक लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण कई घरों और दुकान टूट गए। वहीं एक बार फिर से लोगों के मन में वरुणावत पर्वत का डर पैदा हो गया है।
पूरी टेक्निकल टीम गई है और तकनीकी विशेषज्ञ टीम, मैंने उनको कहा कि आप जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ भी चले जाएं, थोड़ा निरीक्षण करके लाएं कि क्या इसके कारण थे और क्यों हुआ। और सरोवर नगरी पर बढ़ते बोझ के बाद कैरिंग कैपेसिटी पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में अंधाधुंध निर्माण, लैंडस्लाइड से शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अब नैनीताल के लिए हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। सरोवर नगरी नैनीताल का भविष्य खतरे में है, ये हम नहीं, भूवैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट कह रही है। टिफिन टॉप में पहाड़ी गिरने से शहर हिल गया है और इससे बड़ा खतरा नैनीताल के चाइना पीक पहाड़ी के दरकने का बन रहा है। रिपोर्ट में मलबे के ऊपर बने मकानों पर भी खतरा बन रहा है, तो वहीं पर्यटकों की भीड़ और गाड़ियों का बढ़ता दबाव भी शहर को और खतरे में डाल रहा है। भूवैज्ञानिक नैनीताल शहर में प्रेशर को कम करने की सलाह देने के साथ ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में ट्रीटमेंट को जरूरी बता रहे हैं। भाई पानी ही दुश्मन है। जो मलबा, जो डेबरी जिसके ऊपर मकान बने हैं, अगर वो सैचुरेटेड हो जाएगा डोमेस्टिक वाटर से या रेन वाटर से, तो समझ लीजिए आने वाले समय में और बड़ी त्रासदी हो सकती है। दरअसल 2009 के बाद नैनीताल शहर की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और साल दर साल शहर के अलग अलग इलाकों में भूस्खलन होने के साथ अब नए जोन में कटाव से चिंता और बढ़ने लगी है। हालांकि नैनीताल के बलिया नाले में ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, तो टिफिन टॉप और चाइना पीक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में जिला प्रशासन नए निर्माण पर रोक लगाने के साथ साथ अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। बलिया नाला में काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। चाइना पीक का जो क्षेत्र है वहाँ पिछली बार लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी, तो उसके बाद उसका एक टेक्निकल इंस्पेक्शन हमने कराया। वो फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगभग 60 से 70 लाख के आसपास DPR भेजी गई है। बहरहाल अगर रिपोर्ट को दरकिनार किया गया तो आने वाले वक्त में नैनीताल बड़े भूस्खलन को दावत दे रहा है। जरूरी होगा कि शहर को बचाने के लिए वक्त रहते कोई ठोस कदम अभी उठा लिए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चमोली के ज्योतिर्मठ नगर में पिछले दिनों औली रोड पर दरार पड़ने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। तहसील प्रशासन के द्वारा नगर क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। ITBP में बन रही बिल्डिंग पर रोक लगा दी गई। साथ ही वहां तहसील प्रशासन का कहना है कि जो भी निर्माण कार्य करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में ज्योतिर्मठ क्षेत्र में दरार पड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मठ नगर में बड़े निर्माण पर रोक लगाने की सलाह दी थी। जोशीमठ में हम तो पहले सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं कि यहाँ जो सुरक्षात्मक काम होने हैं, जैसे नालों का है, नीचे सुरक्षा दीवार लगनी है, जिन जिन वार्डों में ज़्यादा खतरा है वहाँ रोक लगाया जाए। उस पर भी कुछ क्षति हुई है तो उनका काम तत्काल हमारे द्वारा रुकवाया गया और जो भी खनन की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें हमने चालानी कार्रवाई करके DM साहब को हम प्रेषित कर रहे हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें सितारगंज के आशीष जोशी टॉपर बने हैं, जबकि अल्मोड़ा के वैभव कांडपाल दूसरे और हल्द्वानी के पंकज भट्ट तीसरे स्थान पर रहे। एग्जाम में 10 डिप्टी कलेक्टर और 10 DSP बना समेत कुल 311 कैंडिडेट अधिकारी बने। उत्तराखंड के कुल 36 विभागों को नए अधिकारी मिले हैं। PCS का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हो चुका है और टॉप 3 पोजीशन पर लड़कों ने बाजी मारी।
और केदारनाथ में कथित सोना चोरी मामला एक बड़ा घोटाला है, यह कहना है नेता विपक्ष यशपाल आर्य का। उन्होंने कहा कि जब तक ईडी जांच नहीं करते तब तक इसका खुलासा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज को जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक करनी चाहिए। आखिर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यशपाल आर्य ने कहा कि मंदिर समिति और धर्मस्व मंत्री को तो लेटर भी सार्वजनिक करना चाहिए, जिसमें गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की गई थी। ये सोना जो गर्भगृह में है, इसकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होनी चाहिए। आज 23 किलो सोना लगाया गया या चढ़ाया गया है, इस बात को माननीय धर्मस्व मंत्री जी कह रहे हैं, तो जो कांग्रेस कह रही थी वही सच था। और कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी ट्राउट फिश को राज्य सरकार बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट भी मत्स्य पालन विभाग को जारी किया, जिसमें ट्राउट फिश की ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केटिंग के लिए बाजार तैयार करना शामिल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर महीने 500 टन का उत्पादन होता है और अब विभाग ने हर महीने 3000 टन का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि ट्राउट फिश बहते पानी के साथ ठंडे पानी में मिलती है, जिसकी डिमांड महानगरों में बहुत ज्यादा है और इसकी कीमत 800 से 1200 रुपए प्रति किलो है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि 15 अगस्त को उन्होंने हमारे निवेदन पे, विभाग के निवेदन पे उन्होंने ये घोषणा करी है कि वो ट्राउट की फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को और अच्छा करने के लिए 200 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से मत्स्य विभाग को मिलेगा। हमारा जो लक्ष्य हमने रखा है कि 600 मीट्रिक टन से उसको बढ़ा के 3000 मीट्रिक टन तक हम ले जाएंगे। दूसरा, इससे लगभग 5000 लोगों के रोजगार और सृजित होने की उम्मीद है। और उत्तराखंड में कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर नदी पार करने के लिए पुल नहीं है और लोग ट्रॉली का सहारा लेने को मजबूर है। अब अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार इन सभी जगहों पर पुलों का निर्माण करने जा रही है। उत्तराखंड में हर साल आपदा से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। खासकर ध्वस्त हुए पुलों के वक्त पर नहीं बन पाने के कारण इनकी संख्या बढ़ती जाती है और उसी रफ्तार से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। मैनुअल ट्रॉली से लोग नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन 3 जिलों में 31 जगहों पर ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। अकेले पिथौरागढ़ में 14 जगह पुल की जगह ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रॉली में जैसे हम लोग बैठते हैं तो हमारे हाथ कभी कट जाते हैं, कभी गिरने का डर होता है, कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामान अभी गिर गए। और ट्रॉली में हम अकेले तो जाते हैं नहीं, हमारे साथ हमारा कुछ बैग वगैरह होते हैं। ये सब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि लोग ट्रॉलियों से आना जाना ही नहीं कर पा रहे हैं। शादियों में कैसे जाएंगे? शादी तक नहीं हो रही उन गाँवों में। लोग डर के मारे बाजारों जगह जगह आ रहे हैं। जो गरीब आदमी है उन लोगों की शादी पोस्टपोन हो रही है। ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अब प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉली वाली जगहों पर पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। फर्स्ट फेज में 22 ट्रॉलियों की जगह पैदल पुल का निर्माण होगा, जिसमें 4 पुल चमोली और 8 पुल उत्तरकाशी के शामिल हैं। इस संबंध में हमने एस्टिमेट लेके 22 जगहों के लिए ये पुल सैंक्शन किए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह से किया है। और प्रयास ये रहेगा हम लोगों का कि इस साल के आखिर तक जो बाकी बचे हुए वो, और कुछ इस साल जो बारिश में आपदा के कारण कहीं जगह पर नहीं लगानी पड़ी है, वहाँ पे भी अगर कहीं पुल बनाने की जरूरत है तो वो भी हम लोग सैंक्शन करेंगे। नदी नालों पर पुल का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या रही है। पुलों के अभाव में बनाई गई जुगाड़ की पुलिया और ट्रॉली कई बार हादसों की वजह बन चुकी है। लिहाजा 22 पुलों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण इलाकों में बड़ी राहत है। चमोली से नितिन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के गुरुकुल और ऋषिकुल परिसर में प्राचीन चिकित्सा विधा लीच थेरेपी यानी कि जोंक से इलाज की शुरुआत की गई। एलोपैथिक और दूसरी चिकित्सा विधियों से निराश मरीज लीच थेरेपी का खूब फायदा उठा रहे हैं।
हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के शल्य चिकित्सा विभाग में हाल ही में जोंक के जरिए मरीज का इलाज शुरू किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा के ग्रंथों में परजीवियों से इलाज का वर्णन है। लीच थेरेपी से खास तौर पर नसों की समस्या, त्वचा की समस्या, गंजापन और दिल की बीमारियों में राहत मिलती है। इसमें विशेष प्रजाति की जोंक को मरीज के प्रभावित अंग पर लगाया जाता है। मेडिकल प्रॉपर्टीज वाली ये जोंक अशुद्ध रक्त को पीकर बीमारी में आराम पहुंचाती है। काफ़ी साल पहले एक चोट लगी थी यहाँ पे, तो वो मतलब सही से ठीक नहीं हो पाई और निशान हो गया था एक बड़ा सा। तो मैं यहाँ पे आया तो उसके मतलब 3 बार हो चुके, 3 बार लीच लगवा चुका हूँ, तो काफ़ी आराम है। निशान भी मतलब अब पहले ब्लैक था, अब धीरे धीरे वाइट होता जा रहा है, मतलब सही। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी इनको, ये हमारी 5वीं सिटिंग है। काफ़ी आराम है। पहले स्वेलिंग आ जाती थी, वो स्वेलिंग नहीं आती है और वेट लॉस हो चुका है पहले से काफ़ी। पहले वेट ज़्यादा था तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती थी। आयुर्वेद में जोंक से इलाज की विधि सदियों पुरानी है। माना जाता है कि पुराने समय में राजाओं का इस विधि से इलाज किया जाता था। आज भी विदेश में बड़े पैमाने पर स्किन डिजीज को खत्म करने के लिए लीच थेरेपी को अपनाया जाता है। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में लीच थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए नई शुरुआत की गई है। इसके लिए शिक्षकों और मेडिकल के छात्रों को नए सिरे से ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी गई है। तो वेरिकोज वेन अगर आपको अर्ली स्टेज में आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेट स्टेज में भी आते हैं और अगर वेरिकोज अल्सर बन गए तो भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी एक और चीज़ है, आपके गंजापन अगर बढ़ रहा है और आप लग रहा है कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और यंग एज में झड़ रहे हैं, तो एलोपेसिया एरेटा एक करके डिजीज़ होती है, उसमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो हम वहाँ पर लीच एप्लीकेशन करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एलोपैथी चिकित्सा के बढ़ते वर्चस्व और सरकारी इच्छा शक्ति की कमी से लीच थेरेपी सरकारी अस्पतालों से विलुप्त हो गई थी। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में लीच थेरेपी सुविधा मुहैया होने से एक बार फिर इस चिकित्सा पद्धति के लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत बुझा दिया। रामनगर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं को नए सदस्य जोड़ने के तरीके के बारे में बताया गया। पौड़ी में ठेकेदार संगठन ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना देकर बड़े टेंडरों को छोटे छोटे टेंडरों में बदलने समेत 19 मांगों को लेकर धरना दिया। धारचूला के ग्रामीणों ने शिक्षक की कमी को लेकर पिथौरागढ़ डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और टीचरों की नियुक्ति की मांग की। टिहरी में आंगनबाड़ी वर्करों ने मानदेय बढ़ाने समेत 10 मांगों को लेकर एक रैली निकाली। मांगे जल्द न माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। विकासनगर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपने बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। टिहरी में प्रतापनगर कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों की समस्याओं को सुना। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्शन किया और उपनल कर्मियों को परमानेंट करने की मांग की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 13 सितंबर को होगा और उसी दिन उसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर दुग्ध संघ इस बार उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन से पहले नंबर पर आ गई है। बागेश्वर में 65%, अल्मोड़ा में 25% दुग्ध उत्पादन रहा।